देखो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कार्डियक साइकिल। अब ऑल फोर चैम्बर्स आर इन रिलैक्स्ड स्टेट। कार्डियक साइकिल देखनी है हमें, ठीक है। अब हमारा जो हार्ट है, हार्ट में मैमल्स के अंदर कितने चैम्बर होते हैं? 4। कितने चैम्बर होते हैं? 4। 4 चैम्बर है हमारे हार्ट में। तो शुरू में हमें मान के चलना है कि हमारे जो चारों के चारों चैम्बर है ना हार्ट के, वो रिलैक्स्ड स्टेट में, ठीक है। अब इसमें पूरे पैराग्राफ में 2 वर्ड आएंगे, एक सिस्टोल और एक डायस्टोल, ठीक है। अब सिस्टोल में बोलने में तुम्हें शुरू में किसकी साउंड आ रही है? सी की। किसकी साउंड आ रही है? सी की। हालांकि सिस्टोल को हम एस से लिखते हैं, पर बोलने में साउंड किसकी आ रही है? सी की। तो ध्यान रखना सिस्टोल वर्ड जहां आए वहां आएगा जहां मैं तुम्हें बोलूं कॉन्ट्रैक्शन हो, ठीक है। तो जहां भी कॉन्ट्रैक्शन होगा कौन सा वर्ड यूज करेंगे? सिस्टोल। कॉन्ट्रैक्शन का उल्टा रिलैक्सेशन। जहां भी रिलैक्सेशन होगा वहां पे वर्ड आएगा डायस्टोल। वहां पे वर्ड क्या आएगा? डायस्टोल। तो तुम्हें ध्यान रखना है, कॉन्ट्रैक्शन बोलूं तो सिस्टोल, रिलैक्सेशन बोलूं तो डायस्टोल। अब तुम मान के चलो जो हमारे हार्ट के चारों चैम्बर है ना, वो चारों चैम्बर शुरू में रिलैक्स्ड स्टेट में, रिलैक्स्ड स्टेट में है, तो सिस्टोल है या डायस्टोल? डायस्टोल। क्या है? डायस्टोल। अब चारों चैम्बर रिलैक्स्ड स्टेट में, लेफ्ट भी और राइट भी, इसीलिए हम बोलते जॉइंट डायस्टोल है। कैसा डायस्टोल है? जॉइंट डायस्टोल। क्यों? क्योंकि हमारा सर्कुलेशन सिंगल सर्कुलेशन नहीं है, हमारा सर्कुलेशन कैसा है? डबल सर्कुलेशन है। मतलब दोनों सर्कुलेशन के जो चैम्बर है वो रिलैक्स्ड हैं, इसीलिए शुरू में कौन सा स्टेट है? जॉइंट डायस्टोल। अभी चारों चैम्बर रिलैक्स हैं, जॉइंट डायस्टोल है। अब देखो अब क्या हुआ कि जो ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व है हमारी, वो खुल गई। ट्राइकस्पिड वॉल्व कहाँ पे प्रेजेंट थी? ट्राई, आर आ रहा है ना राइट साइड में, राइट आर्ट्रियम और राइट वेंट्रिकल की जो दीवार थी, राइट आर्ट्रियम और राइट वेंट्रिकल, इनके बीच की ये जो दीवार है, इस दीवार पे एक वॉल्व प्रेजेंट थी। उस वॉल्व का नाम क्या था? ट्राइकस्पिड वॉल्व। और बाइकस्पिड वॉल्व कहाँ पे थी? लेफ्ट आर्ट्रिया और लेफ्ट वेंट्रिकल की जो दीवार थी वहां पे प्रेजेंट थी बाइकस्पिड वॉल्व। बाइकस्पिड वॉल्व का एक और नाम क्या था? मिट्रल वॉल्व। तो अब ये दोनों वॉल्व खुल गई, ये दोनों वॉल्व खुल गई, तो ब्लड कहाँ आएगा? राइट आर्ट्रिया से राइट वेंट्रिकल में और लेफ्ट आर्ट्रिया से लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाएगा ना ब्लड नीचे। कोई भी वॉल अगर खुलेगी तो ब्लड ऊपर से नीचे आ जाएगा, तो ब्लड ऊपर से नीचे आ गया। लेकिन सेमिल्यूनार वॉल्व अभी क्लोज्ड है। सेमिल्यूनार वॉल्व कैसे हैं? अभी क्लोज्ड है। अब सेमिल्यूनार वॉल्व कहाँ पे थी? जो राइट वेंट्रिकल के नीचे से ब्लड कौन लेके जा रही थी? पल्मोनरी आर्टरी। कौन लेके जा रही थी? पल्मोनरी आर्टरी। और लेफ्ट वेंट्रिकल के नीचे से ब्लड लेके जा रही थी ऑर्टा। कौन लेके जा रही थी? ऑर्टा। तो सेमिल्यूनार वॉल्व अभी क्लोज्ड है। क्यों क्लोज्ड है? क्योंकि अभी हमें ब्लड नीचे नहीं भेजना है ना। ये वाली जो वॉल है ये तो खुल गई, ये वाली वॉल खुल गई, तो ब्लड यहाँ से यहाँ आ गया और लेफ्ट आर्टरिया से लेफ्ट वेंट्रिकल में आ गया। पर ये जो सेमिल्यूनार वॉल्व है ये अभी क्लोज्ड है, क्योंकि आगे अभी हमें ब्लड नहीं भेजना। तो अभी तक मैंने क्या बताया? रिलैक्स्ड स्टेट में चारों चैम्बर तो जॉइंट डायस्टोल है। कौन सी वॉल्व खुली है? पहले ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व खुल गई। वो वॉल्व खुल गई तो ब्लड कहाँ आ गया? वेंट्रिकल में। कहाँ आ गया ब्लड? वेंट्रिकल में, ठीक है। लेकिन सेमिल्यूनार वॉल्व अभी क्लोज्ड है, ठीक है। अब आगे देखो, अब सैन, सैन क्या था? हमारा नोडल टिश्यू। सैन का काम क्या था? एक्शन पोटेंशियल जनरेट करना, है ना, सिग्नल देना। तो सैन जो है अब ये जनरेट करेगा एक्शन पोटेंशियल। क्या जनरेट करेगा? एक्शन पोटेंशियल। अब ये एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेगा। सैन प्रेजेंट कहाँ पे था? राइट एट्रियम के अपर राइट कॉर्नर में सैन प्रेजेंट था। इसने सिग्नल दिया, सिग्नल दिया तो जो आर्टरी है हमारी वो क्या हो जाएगी? कॉन्ट्रैक्ट। आर्टरिया क्या हो जाएगी? कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी हमारी, ठीक है। अब कोई भी चीज अगर कॉन्ट्रैक्ट हो रही है तो वर्ड क्या यूज करेंगे? सिस्टोल। क्या वर्ड यूज करेंगे? सिस्टोल। आर्टरिया में कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो इस प्रोसेस को हम बोलेंगे कि आर्ट्रियल सिस्टोल हो गया। क्या हो गया? आर्ट्रियल सिस्टोल। अब जैसे कोई भी एक पानी की पाइप थी तुम्हारे पास, नॉर्मली उसमें से पानी जा रहा था, ठीक है। लेकिन अगर तुम उसका प्रेशर बढ़ा दो, उसको आगे से कॉन्ट्रैक्ट कर दो, तो अब ज्यादा पानी जाएगा या कम? ज्यादा जाएगा ना। तो पहले जब हमारी ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व खुली हुई थी तो आर्टरिया से वेंट्रिकल में ब्लड आ रहा था, है ना। लेकिन अब आर्टरिया कॉन्ट्रैक्ट होगी
तो अब आर्टरिया से वेंट्रिकल में जाने वाला ब्लड का फ्लो बढ़ जाएगा, है ना। और वो फ्लो कितना बढ़ेगा, 30%। कितना बढ़ेगा, 30%। अब मान लो टोटल आर्टरिया में पहले 100 ml ब्लड था, ठीक है। उस 100 ml में से 70 ml ब्लड पहले ही चला गया वेंट्रिकल में, ठीक है। सारा का सारा ब्लड वेंट्रिकल में नहीं गया था, बच गया कितना, 30 ml बच गया आर्टरिया में। तो अब जब ये आर्टरिया कॉन्ट्रैक्ट होगी ना, तो वो 30 ml ब्लड जाएगा किसमें, वेंट्रिकल में, ठीक है। फिर आर्टरिया पूरे तरीके से खाली होगी, ठीक है। तो सैन ने क्या जनरेट किया, एक्शन पोटेंशियल जनरेट किया। एक्शन पोटेंशियल जनरेट करने का मतलब जो सैन, जो नोडल टिश्यू प्रेजेंट था ना, उसने एक सिग्नल दिया है। वो सिग्नल देने की वजह से हमारी आर्टरिया क्या करेगी, कॉन्ट्रैक्ट। आर्टरिया कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो आर्टरिया से वेंट्रिकल में जाने वाले ब्लड का फ्लो बढ़ जाएगा। कितने परसेंट से बढ़ेगा, 30% से बढ़ जाएगा, ठीक है। अब ये एक्शन पोटेंशियल की वजह से आर्टरिया तो कॉन्ट्रैक्ट हो गई। अब कॉन्ट्रैक्ट होना है वेंट्रिकल को। किसको कॉन्ट्रैक्ट होना है, वेंट्रिकल को। अगर वेंट्रिकल को कॉन्ट्रैक्ट होना है तो उसके पास भी तो सिग्नल पहुंचना चाहिए ना। उसके पास ये सिग्नल कौन लेके जाएगा, एवी नोड और एवी बंडल। कौन लेके जाएगा, एवी नोड और एवी बंडल। तो ये जो एक्शन पोटेंशियल है, ये जो सिग्नल है, इसे वेंट्रिकल्स तक लेके जाएगा, एवी नोड और एवी बंडल। और उसे पूरे वेंट्रिकल में उस सिग्नल को फैलाने का काम कौन करेगा, बंडल ऑफ हिस। कौन करेगा काम, बंडल ऑफ हिस। अब देखो, आर्टरिया को सिग्नल दिया कि आर्टरिया तेरे को कॉन्ट्रैक्ट होना है, उसको सिग्नल दिया एसए नोड ने। किसने दिया, एसए नोड ने। आर्टरिया कॉन्ट्रैक्ट हो गई, उसकी वजह से वेंट्रिकल में जाने वाले ब्लड का फ्लो बढ़ गया कितना, 30%, ठीक है। अब वेंट्रिकल को भी कॉन्ट्रैक्ट होना है। क्यों होना है वेंट्रिकल को कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि आगे भी तो ब्लड पास होगा ना पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू। तो वेंट्रिकल को भी कॉन्ट्रैक्ट होना है, तो उसको भी सिग्नल चाहिए। उसको सिग्नल कौन देगा, एवी नोड और एवी बंडल। कौन देगा, एवी नोड और एवी बंडल। सिग्नल मिल तो गया, लेकिन पूरे वेंट्रिकल मस्कुलेचर में, पूरे वेंट्रिकल के मसल में इस सिग्नल को पहुंचाना भी तो है ना, फैलाना भी तो है। तो उसको फैलाने का काम करेगा बंडल ऑफ हिस। कौन करेगा, बंडल ऑफ हिस, ठीक है। अब वेंट्रिकल को सिग्नल तो मिल गया कॉन्ट्रैक्ट होने का। अब वेंट्रिकल क्या करेगी, कॉन्ट्रैक्ट होगी। वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगी तो कॉन्ट्रैक्शन के लिए कौन सा वर्ड, सिस्टोल। तो अब आ गया वेंट्रिकुलर सिस्टोल। अब क्या आ गया, वेंट्रिकुलर सिस्टोल, ठीक है। अब वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट हो रही है तो ऊपर आर्टरिया तो क्या होगी, रिलैक्स होगी। आर्टरिया क्या होगी, रिलैक्स। तो जब वेंट्रिकल का सिस्टोल आया है, उस टाइम साथ साथ आर्टरिया का क्या आ गया, डायस्टोल। आर्टरिया का क्या आ गया, डायस्टोल। क्योंकि जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हो रही है तो उस टाइम आर्टरिया रिलैक्स होगी। क्यों होगी आर्टरिया रिलैक्स, क्योंकि उसने अपना सारा ब्लड वेंट्रिकल को दे दिया। सारा ब्लड वेंट्रिकल को दे दिया तो अब आर्टरिया रिलैक्स होगी। तो आर्टरियल डायस्टोल आ गया और वेंट्रिकुलर सिस्टोल आ गया। वेंट्रिकुलर क्या आ गया, सिस्टोल, ठीक है। अब देखो, नाउ इट्स प्रेशर इंक्रीजेस। अब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, कोई भी चीज कॉन्ट्रैक्ट करती है तो वहां पे प्रेशर बढ़ता है या घटता है, बढ़ता है ना। तो अब जो वेंट्रिकल का प्रेशर है वो बढ़ेगा। अब वेंट्रिकल का प्रेशर बढ़ गया, ठीक है। अब क्या होगा, जो हमारी ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व है वो बंद हो जाएंगी। ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व बंद क्यों हो गई, देखो ये जो हमारे चैम्बर है ये पूरे तरीके से भर गए ना ब्लड से। अब ये वॉल्व हमें बंद करनी पड़ेगी। क्यों बंद करनी पड़ेगी, ताकि ब्लड का बैक फ्लो ना हो सके, ठीक है। तो आर्टरिया, ये जो हमारी वेंट्रिकल है इसका कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, इसका सिस्टोल हो रहा है, और साथ साथ यहाँ पे ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व क्या हो गई, बंद होगी, क्लोज होगी, टू प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ ब्लड, ठीक है। अब यहाँ पे वेंट्रिकल के नीचे कौन सी वॉल्व प्रेजेंट है, सेमिल्यूनार वॉल्व। कौन सी वॉल्व प्रेजेंट है, अब यहाँ पे प्रेशर इतना ज्यादा बढ़ गया कि उस प्रेशर की वजह से ये सेमिल्यूनार वॉल्व खुल गई, ये सेमिल्यूनार वॉल्व खुल गई। तो वेंट्रिकल का जब सिस्टोल आया वहां पे प्रेशर इतना बढ़ा कि उसकी वजह से उसके नीचे की जो वॉल्व है सेमिल्यूनार वॉल्व वो खुल गई, ठीक है। तो सेमिल्यूनार वॉल्व क्या होगी अब, ओपन, ठीक है। अब देखो लेफ्ट आर्टरिया को लेके चलो तुम। लेफ्ट आर्टरिया जो है उसको ब्लड मिलता कहां से है, लेफ्ट आर्टरिया को ब्लड मिलेगा पल्मोनरी वेन से। कहां से मिलेगा, पल्मोनरी वेन से। अब तुम बताओ लेफ्ट आर्टरिया में कैसा ब्लड आता है, ऑक्सीजनेटेड। कैसा ब्लड आता है, कल मैंने लक्स से याद कराया था, एल से लेफ्ट और ऑक्स मतलब ऑक्सीजनेटेड। तो लेफ्ट आर्टरिया को कैसा ब्लड मिलता है,
ऑक्सीजनेटेड। अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड इस लेफ्ट आर्टरिया तक लेके कौन आता है? पल्मोनरी वेन। अब तुम बताओ हमारी बॉडी में कौन सा ऐसा ऑर्गन है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड देता है हमें? लंग्स। कौन देता है? लंग्स। तो पल्मोनरी वेन इसका मतलब कहां से आ रही है? लंग्स से। पल्मोनरी वेन ब्लड को कहां से ला रही है? लंग्स से। ये पल्मोनरी वेन लंग्स से ब्लड को उठा के लाई। कैसा ब्लड उठा के लाई? ऑक्सीजनेटेड ब्लड उठा के लाई। वो ब्लड इसने किसको दिया? लेफ्ट आर्टरिया को। अब लेफ्ट आर्टरिया और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में कौन सी वॉल्व है? बाइकस्पिड वॉल्व। ये बाइकस्पिड वॉल्व खुली और लेफ्ट आर्टरिया से 70 ml ब्लड चला गया लेफ्ट वेंट्रिकल में। फिर इस लेफ्ट आर्टरिया को सिग्नल मिला और सिग्नल मिलने की वजह से बाकी का 30 ml ब्लड भी कहां चला गया? लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब लेफ्ट वेंट्रिकल में पूरा ब्लड भर गया, कॉन्ट्रैक्शन होगा इसका, तो कौन सी वॉल्व खुलेगी? सेमिलुनार वॉल्व। सेमिलुनार वॉल्व खुली तो लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड उठा के लेके जाएगी कौन? ऑर्टा। कौन उठा के लेके जाएगी? अब तुम बताओ ऑर्टा के पास कैसा ब्लड है? ऑक्सीजनेटेड या डीऑक्सीजनेटेड? ऑक्सीजनेटेड। कैसा ब्लड है? ऑक्सीजनेटेड। अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड की हमारी बॉडी को जरूरत है, हमारे टिश्यूज को जरूरत है, तो हमारी पूरी बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन लेके जाएगा? अब ऑर्टा। कौन लेके जाएगा? ऑर्टा। इधर वाला पार्ट आया समझ? लेफ्ट वाला। अब राइट वाले में चलो। राइट जो आर्टरिया है उसमें कैसा ब्लड आता है? डीऑक्सीजनेटेड। कैसा आता है? डीऑक्सीजनेटेड। और हमारी बॉडी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ बनता है? टिश्यूज में, है ना? टिश्यूज से क्या निकल रही है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो वहां पे कैसा ब्लड बन रहा है? डीऑक्सीजनेटेड। यानी वेना कावा कहां से आ रही है? टिश्यूज से। वेना कावा कहां से आ रही है? टिश्यूज से। वेना कावा टिश्यूज से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड उठा के लाई और वेना कावा ने डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किसको दे दिया? राइट आर्टरिया को। राइट आर्टरिया और राइट वेंट्रिकल के बीच में कौन सी वॉल्व? ट्राइकस्पिड वॉल्व। ट्राइकस्पिड वॉल्व खुली तो ब्लड राइट आर्टरिया से कहां आया? राइट वेंट्रिकल में। फिर राइट वेंट्रिकल में प्रेशर बढ़ा, प्रेशर बढ़ने से कौन सी वॉल्व खुली? सेमिलुनार वॉल्व खुली। और सेमिलुनार वॉल्व खुलने के बाद यहाँ से ब्लड उठा के कौन लेके जाएगी? पल्मोनरी आर्टरी। कौन उठा के लेके जाएगी? पल्मोनरी आर्टरी। अब पल्मोनरी आर्टरी के पास कैसा ब्लड है? डीऑक्सीजनेटेड। कैसा ब्लड है? डीऑक्सीजनेटेड। अब देखो सेमिलुनार वॉल्व्स आर क्लोज्ड टू प्रिवेंट बैकफ्लो। अब इनके पास ब्लड आ गया, सारा ब्लड कहाँ आ गया? ऑर्टा और पल्मोनरी आर्टरी के पास। तो क्या हमें ये वाली वॉल्व्स, सेमिलुनार वॉल्व्स क्लोज नहीं करनी पड़ेंगी टू प्रिवेंट द बैकफ्लो ऑफ ब्लड? ठीक है, तो अब सेमिलुनार वॉल्व्स क्या हो गई? क्लोज हो गई। ठीक है, अब सारा वेंट्रिकल का ब्लड बाहर चला गया तो वेंट्रिकल का प्रेशर अब घटेगा या बढ़ेगा? घटेगा, है ना? उसका ब्लड सारा चला गया बाहर तो अब उसका प्रेशर कम हो गया। ठीक है, तो अब वेंट्रिकुलर प्रेशर क्या हो गया? कम। वेंट्रिकुलर प्रेशर कम हो गया यानी अब वेंट्रिकल हमारी रिलैक्स होगी, तो अब आ गया वेंट्रिकुलर डायस्टोल। अब क्या आ गया? वेंट्रिकुलर डायस्टोल। ठीक है, अब वेंट्रिकुलर डायस्टोल आ गया, वेंट्रिकल खाली होगी, फिर से वेंट्रिकल में ब्लड आएगा। फिर से वेंट्रिकल में ब्लड कहां से आएगा? आर्टरिया से। आर्टरिया से अगर फिर से ब्लड रिसीव करना है तो कौन सी वॉल्व खोलोगे? बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड। तो अब कौन सी वॉल्व खुलेगी? ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व खुल जाएगी। ठीक है, फिर से ब्लड फ्रीली एंटर करेगा फ्रॉम आर्टरिया टू वेंट्रिकल। ठीक है, और फिर से कौन सा डायस्टोल आ गया? जॉइंट डायस्टोल। जॉइंट डायस्टोल आ गया मतलब अब आर्टरिया और वेंट्रिकल दोनों रिलैक्स्ड स्टेट में। देखो पूरा कार्डियक साइकिल रिवाइज करो एक बार। शुरू में क्या था? कौन सी कंडीशन ली हमने? जॉइंट डायस्टोल। दोनों जो हमारे साइड के चैम्बर्स थे वो रिलैक्स्ड स्टेट में थे। ठीक है, कौन सी वॉल्व खुली सबसे पहले? ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व खुल गई, लेकिन अभी बंद है। कौन सी वॉल्व बंद है? सेमिलुनार वॉल्व्स अभी बंद है। ठीक है, अब ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वॉल्व खुली हैं तो हम राइट से शुरू करते हैं। ठीक है, राइट आर्टरिया से शुरू करो। राइट आर्टरिया जो है उसमें कैसा ब्लड आएगा? डीऑक्सीजनेटेड। अब राइट आर्टरिया में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन लेके आता है? राइट आर्टरिया में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आता है वेना कावा। कौन लेके आएगा? वेना कावा। ठीक है, तो वेना कावा लाया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, अब राइट आर्टरिया में हमारा प्रेजेंट था एसए नोड। क्या था? एसए नोड। एसए नोड ने एक्शन पोटेंशियल जनरेट किया जिसकी वजह से सिग्नल आया कि अब आर्टरिया को कॉन्ट्रैक्ट होना है। आर्टरिया को कॉन्ट्रैक्ट होना है तो आर्टरियल सिस्टोल आ गया। क्या आ गया? आर्टरियल सिस्टोल। आर्टरिया कॉन्ट्रैक्ट हुई
तो पहले तो 70 ml ब्लड जा चुका था जब ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वॉल्व खुली, पर अब कॉन्ट्रैक्शन की वजह से बचा हुआ 30 ml भी चला गया, ठीक है, यानी 30% से जो ब्लड फ्लो है वो बढ़ गया कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, ठीक है। फिर जो तुम्हारा लेफ्ट आर्टरिया था, लेफ्ट आर्टरिया कैसा ब्लड रिसीव करता है? ऑक्सीजनेटेड। लेफ्ट आर्टरिया तक ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन लाया? पल्मोनरी वेन। कौन लाया? पल्मोनरी वेन, ठीक है। फिर लेफ्ट आर्टरिया से ब्लड जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में, ठीक है। अब वेंट्रिकल के पास भी ये सिग्नल लेके जाना है कॉन्ट्रैक्शन का, वेंट्रिकल तक ये सिग्नल कौन लेके जाएगा? एवी नोड और एवी बंडल। कौन? एवी नोड और एवी बंडल। और पूरे वेंट्रिकल में इस सिग्नल को पहुंचाने का काम करेगा बंडल ऑफ हिस, ठीक है। अब वेंट्रिकल भी कॉन्ट्रैक्ट करेगा, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो अब कौन सी वॉल्व खुलेगी? सेमिलुनार वॉल्व खुलगी। अब राइट वेंट्रिकल से ब्लड कौन उठा के लेके जाएगा? पल्मोनरी आर्टरी। और लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड उठा के लेके जाएगा ऑर्टा। कौन लेके जाएगा? ऑर्टा, ठीक है। अब ब्लड पहुंच गया पल्मोनरी आर्टरी और ऑर्टा में, अब सेमिलुनार वॉल्व्स बंद है ना, सेमिलुनार वॉल्व्स बंद होगी तो अब वेंट्रिकल रिलैक्स होगी, वेंट्रिकल रिलैक्स होगी तो अब आ गया वेंट्रिकल का डायस्टोल, ठीक है। उसके बाद फिर से ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वॉल्व खुलेंगी, फिर से ब्लड आर्टरिया से वेंट्रिकल में आएगा और फिर से आ गया जॉइंट डायस्टोल। क्या आ गया? जॉइंट डायस्टोल, ठीक है। देखो जो हमारी कार्डियक साइकिल है ना, इस पूरी कार्डियक साइकिल को पूरा होने में 0.8 सेकेंड लगते हैं। कितना टाइम लगता है? 0.8 सेकेंड। पूरी कार्डियक साइकिल को पूरा होने में टाइम लगेगा 0.8 सेकेंड। अब देखो अगर हम देखें कि 1 मिनट में कितनी कार्डियक साइकिल होंगी, तो 1 मिनट में टोटल 72 कार्डियक साइकिल होती है। कितनी कार्डियक साइकिल होती हैं? 72। एक कार्डियक साइकिल को पूरा होने में कितना टाइम लग रहा है? 0.8 सेकेंड। 1 मिनट में कितनी कार्डियक साइकिल हो जाएंगी? 72। इसीलिए हम क्या बोलते हैं, हमारा हार्ट ऑन एन एवरेज कितने टाइम्स बीट करता है? 72 टाइम्स बीट करता है, ठीक है। ऐसे नोड जो है वो कितना एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है? 70 to 75। एवरेज कितना? 72। एवरेज 72, वैसे 70 to 75, ठीक है। एक कार्डियक साइकिल कितनी देर में पूरी होगी? 0.8 सेकेंड में। 1 मिनट में कितनी कार्डियक साइकिल होंगी? 72। अब कार्डियक साइकिल समझो कैसे होती है। देखो जो हमारा आर्ट्रियल सिस्टोल है ना, आर्ट्रियल सिस्टोल मतलब इस टाइम पे आर्ट्रिया क्या करेगी? कॉन्ट्रैक्ट। आर्ट्रियल सिस्टोल हमारा होता है 0.1 सेकेंड का। कितने टाइम का? 0.1 सेकेंड का। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। और जो वेंट्रिकुलर सिस्टोल है वो होता है हमारा 0.3 सेकेंड का। वेंट्रिकुलर सिस्टोल कितने देर का? 0.3 सेकेंड का। और एक था हमारे पास जॉइंट डायस्टोल। देखो तुम ऐसे ध्यान रखो, इधर भी 0.4 सेकेंड और इधर भी 0.4 सेकेंड। 0.4 सेकेंड तो क्या है? जॉइंट डायस्टोल। जॉइंट डायस्टोल मतलब इस टाइम आर्टरिया भी रिलैक्स कर रही है और वेंट्रिकल भी रिलैक्स कर रही है। आर्टरियल सिस्टोल कितनी देर का? 0.1 सेकेंड का। वेंट्रिकुलर सिस्टोल कितनी देर का? 0.3 सेकेंड का। अब तुम मेरे को बताओ कि आर्टरियल डायस्टोल कितनी देर का है? 0.4 सेकेंड। बताओ, 0.4 फिर से सोचो। आर्टरियल डायस्टोल, हाँ आर्टरियल डायस्टोल कितनी देर का है? जो जवाब देगा मतलब उसमें दिमाग है। 0.7 सेकेंड। शाबाश। आर्टरियल डायस्टोल कितनी देर का है? 0.7। कैसे? देखो जब वेंट्रिकल का सिस्टोल है, जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रही है उस टाइम आर्टरिया रिलैक्स कर रही है। जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रही है उस टाइम आर्टरिया रिलैक्स कर रही है, तो ये वेंट्रिकुलर सिस्टोल है, पर आर्टरियल डायस्टोल है। यानी आर्टरिया यहाँ रिलैक्स कर रही है 0.3 सेकेंड और यहाँ भी तो आर्टरिया रिलैक्स कर रही है। कितना? 0.4 सेकेंड। तो आर्टरिया टोटल कितने टाइम रिलैक्स कर रही है? 0.7 सेकेंड। अगर मैं पूछूं वेंट्रिकल टोटल कितने टाइम रिलैक्स कर रही है? 0.5 सेकेंड। जब आर्टरिया कॉन्ट्रैक्ट कर रही है तो इस टाइम वेंट्रिकल रिलैक्स कर रही है, तो वेंट्रिकल रिलैक्स की 0.1 प्लस 0.4, तो वेंट्रिकुलर डायस्टोल कितनी देर का? 0.5 सेकेंड का। कितनी देर का? 0.5 सेकेंड का। अब देखो आर्टरियल सिस्टोल मतलब आर्टरिया कॉन्ट्रैक्ट की। आर्टरिया कॉन्ट्रैक्ट की तो तुम्हारा जो ब्लड है
वो आर्ट्रिया से कहाँ चला गया, वेंट्रिकल में। कहाँ चला गया, वेंट्रिकल में, ठीक है। अब दो ना हर्ट साउंड आती हैं, जो डॉक्टर स्टेथोस्कोप लगाता है तो उससे वो हमारी हर्ट साउंड सुनता है ना। तो हमारे हर्ट से दो टाइप की साउंड आती हैं, एक साउंड होती है लब और एक साउंड होती है डब, ठीक है। दो साउंड है, लब और डब। अब देखो, फर्स्ट साउंड है लब। फर्स्ट हर्ट साउंड कौन सी होती है, लब। अब फर्स्ट हर्ट साउंड कब आएगी, जब आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व क्लोज होगी। आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व मतलब कौन सी वॉल्व, जो आर्ट्रिया और वेंट्रिकल के बीच की दीवार पे है। आर्ट्रिया और वेंट्रिकल के बीच की दीवार पे कौन कौन सी वॉल्व थी, ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व। या तो वर्ड ये आएगा आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व, या वर्ड ये आएगा ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व। तो जब ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व क्लोज होती हैं, उस टाइम पे हमारे हार्ट से एक साउंड आती है और उस साउंड का नाम है लब। साउंड का नाम क्या है, लब। अब एल से याद रखना कि ये जो साउंड होती है वो लाउडर होती है, लॉन्गर ड्यूरेशन की होती है और लो पिच की होती है, ठीक है। अब जो लड़कों की साउंड होती है ना वो हाई पिच की होती है, ठीक है, और जो लड़कियों की साउंड होती है वो लो पिच की होती है, ठीक है। जो सुरीली आवाज होती है ना थोड़ी, वो लो पिच की, और जो थोड़ी वैसी आवाज होती है वो हाई पिच की होती है, ठीक है। नहीं नहीं, ऐसा ही होता है, जो सुरीली आवाज होती है वो लो पिच की होती है, फ्रीक्वेंसी होती है क्या, नहीं पिच होती है। पिच जो सुरीली आवाज होती है वो लो पिच की होती है, ठीक है। बाकी तुम एक बार चेक भी कर लेना फिजिक्स के अकॉर्डिंग। तो लब से याद रखना, लब के एल से, लब क्या है हमारी फर्स्ट हर्ट साउंड। लब क्या है, फर्स्ट हर्ट साउंड है, ठीक है। एल से याद रखना है, लब क्या होगी, लाउडर, ठीक है। दूसरा लॉन्गर ड्यूरेशन, मतलब लंबे टाइम के लिए होगी, और लो पिच्ड होगी, ठीक है। अब उसके बाद कब सुनाई देगी लब हमें, जब कौन सी वॉल्व क्लोज होगी, ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड बोलो या आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व बोलो। अब सेकंड हर्ट साउंड होती है डब। सेकंड हर्ट साउंड क्या है, डब। ये हमें तब सुनाई देगी जब सेमिलुनार वॉल्व्स क्लोज होंगी। कौन सी वॉल्व्स क्लोज होंगी, सेमिलुनार वॉल्व्स क्लोज होंगी, तो हमें सुनाई देगी डब। इसमें डी से याद रखना, ये डल होगी। कैसी होगी, डल। दूसरा वो लॉन्गर थी तो ये शॉर्टर होगी, वो लो पिच्ड थी तो ये हाई पिच्ड होगी, ठीक है। तो दो हर्ट साउंड होगी हमारी, यहाँ पे हमें सुनाई देगी लब और यहाँ पे सुनाई देगी डब, ठीक है। कितनी देर की होती है पूरी कार्डियक साइकिल हमारी, 0.8 सेकेंड। अब एक कार्डियक साइकिल में वेंट्रिकल कितने टाइम तक रिलैक्स रहती है, 0.5 सेकेंड तक, और आर्ट्रिया कितने टाइम तक रिलैक्स रहती है, 0.7 सेकेंड तक। अब उसके बाद है स्ट्रोक वॉल्यूम। क्या है, स्ट्रोक वॉल्यूम। तो स्ट्रोक वॉल्यूम देखो क्या होता है, अमाउंट ऑफ ब्लड, हाँ देखो स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है, अमाउंट ऑफ ब्लड पंप्ड बाय वेंट्रिकल्स इन ईच कार्डियक साइकिल। हर एक कार्डियक साइकिल में वेंट्रिकल्स कितना ब्लड पंप करती हैं, वो होगा स्ट्रोक वॉल्यूम। वो क्या होगा, स्ट्रोक वॉल्यूम। एक कार्डियक साइकिल में वेंट्रिकल, ध्यान रखना किसकी बात हो रही है, वेंट्रिकल की। एक कार्डियक साइकिल में वेंट्रिकल कितना ब्लड पंप कर रही है, उस ब्लड वॉल्यूम को हम बोलेंगे स्ट्रोक वॉल्यूम, ठीक है। अब देखो स्ट्रोक वॉल्यूम अगर हमें निकालना हो, ये एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ, ऐसे ही ध्यान रख लेना। स्ट्रोक वॉल्यूम निकालते कैसे हैं, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम माइनस एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम, ठीक है। एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम होता है 130 ml, कितना होता है 130, और एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम कितना होता है 60। तुम्हें बस ये ध्यान रखना है, स्ट्रोक वॉल्यूम कितना होता है 70 ml। स्ट्रोक वॉल्यूम कितना होगा 70 ml, यानी हमारी जो वेंट्रिकल है वो एक कार्डियक साइकिल में कितना ब्लड पंप करेगी 70 ml। कितना ml 70 ml। अब ये इंपॉर्टेंट है, कार्डियक आउटपुट। देखो जो तुमने स्ट्रोक वॉल्यूम देखा है ना ऊपर, उस स्ट्रोक वॉल्यूम को अगर तुम हार्ट रेट के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो तुम्हारा आ जाएगा कार्डियक आउटपुट। क्या आएगा, कार्डियक आउटपुट। अब तुम्हारा स्ट्रोक वॉल्यूम जो है, अगर हम पर मिनट देखें, ये तो कितनी देर में था, एक कार्डियक साइकिल में कितने में था, एक कार्डियक साइकिल में। एक कार्डियक साइकिल कितनी देर की थी 0.8 सेकेंड, यानी 0.8 सेकेंड में कितना ब्लड पंप हो रहा है 70 ml बाय वेंट्रिकल। पर हम अगर पर मिनट देखें तो पर मिनट में जो हमारा कार्डियक आउटपुट आता है वो कितना आएगा 5 लीटर। कितना आएगा 5 लीटर। इसके लिए हमने क्या किया, स्ट्रोक वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर दिया हार्ट रेट से। स्ट्रोक वॉल्यूम कितना है तुम्हारा
70, ठीक है। और हार्ट रेट से उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा कार्डियक आउटपुट। क्या मिलेगा? कार्डियक आउटपुट। हमारा कार्डियक आउटपुट आया 5 लीटर पर मिनट। कितना आया? 5 लीटर पर मिनट या 5000 ml पर मिनट, ठीक है। कार्डियक आउटपुट का फॉर्मूला बताना, स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट, ठीक है कितना हमारा कार्डियक आउटपुट? 5 लीटर पर मिनट या 5000 मिलीलीटर पर मिनट, ठीक है। 1 लीटर में कितने मिलीलीटर? वाह, 1000। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ईसीजी। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? ईसीजी। अब ईसीजी की ना दो फुल फॉर्म है, या तो बोलो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम या बोलो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, ठीक है। अब इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ से तुम क्या समझते हो? जो वो तुम्हें पेज देते हैं वो लगता होगा तुम्हें इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। पर एनसीईआरटी क्या लिखती है कि जिस मशीन से हम ईसीजी लेते हैं ना, बिल्कुल ध्यान से सुनो, उस मशीन का नाम है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। मशीन का नाम क्या है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। और वहां से जो वो पेज निकाल के देते हैं ना तुम्हें, वो है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। वो क्या है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। अब मेरे को नहीं पता एक्चुअल में ऐसा होता है या नहीं, बट एनसीईआरटी ने लिखा है स्पेसिफिकली ऐसा ही होता है, ठीक है। तो जो पेज तुम्हें निकाल के देते हैं वो है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, और जो मशीन है वो है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, ठीक है। तो अब इस मशीन का काम क्या है? यहाँ से हमें मिलेगा इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। अब एनसीईआरटी ने एक लाइन लिखी हुई है, यहाँ पे शायद मैंने नहीं लिखी, कि ईसीजी जो है उससे हमें हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी पता चलती है। कौन सी एक्टिविटी? इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी पता चलती है, ठीक है। तो ऑप्शन में 3-4 चीजें आएंगी, तुम्हें ध्यान रखना है। ईसीजी से हमें हार्ट की कौन सी एक्टिविटी पता चलती है? इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी। अब ईसीजी के अंदर ना टोटल वेव्स कौन कौन सी है? देखो, पहली वेव है ईसीजी में पी वेव। क्या है? पी वेव। अब ये क्या है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम है या ग्राफ है? ग्राम। ये क्या? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। तो इसमें पहली वेव है पी वेव। कौन सी वेव? पी वेव। दूसरी है क्यूआरएस वेव। दूसरी वेव कौन सी है? क्यूआरएस वेव। और तीसरी है टी वेव। तीसरी वेव कौन सी है? टी वेव। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और पेपर में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है इसमें कि पी में क्या होता है, क्यूआरएस में क्या और टी में क्या। अब पहले ये समझ लो कि किसी भी पेशेंट के अंदर इस क्यूआरएस को काउंट करके कि कितने क्यूआरएस आ रहे हैं उसके ईसीजी में, उसको काउंट करके तुम उसके हार्ट के बारे में जान सकते हो कि नॉर्मल से अगर ज्यादा आ रहे हैं या कम आ रहे हैं तो यानी उसको कोई ना कोई बीमारी है, ठीक है। तो हार्ट की अगर तुम एक्टिविटी के बारे में जानना है तो इसमें से किसका नंबर काउंट करोगे? क्यूआरएस का। किसका नंबर काउंट करना है? क्यूआरएस का। अब पहली वेव के बारे में सुनो बहुत ध्यान से। पहली वेव कौन सी है? पी वेव। अब पी वेव में देखो क्या होता है, यहाँ पे होगा इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन या डीपोलराइजेशन ऑफ आर्ट्रिया। यहाँ पे आर्ट्रिया का डीपोलराइजेशन होता है। आर्ट्रिया का क्या होगा? डीपोलराइजेशन, या बोलेंगे इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन। अब इस डीपोलराइजेशन का और कुछ मतलब नहीं है, इसका मतलब है कि यहाँ पे आर्ट्रिया का कॉन्ट्रैक्शन होगा। आर्ट्रिया के कॉन्ट्रैक्शन को क्या बोलते हैं? आर्ट्रियल सिस्टोल। तो बहुत ध्यान रखना है तुम्हें कि पी वेव के टाइम पे क्या होगा? इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन या डीपोलराइजेशन ऑफ आर्ट्रिया, ठीक है। डीपोलराइजेशन का मतलब क्या है? जैसे अगर किसी के ऊपर पहले पॉजिटिव चार्ज था तो अब उसका चार्ज उल्टा हो गया तो उसका क्या हो गया? डीपोलराइजेशन। क्या हो गया? डीपोलराइजेशन। तो पी वेव में क्या होता है? आर्ट्रिया का इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन। कैसा एक्साइटेशन? इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन या डीपोलराइजेशन। किसका? आर्ट्रिया का। यानी पी वेव जब आ रही है तो हमारी आर्ट्रिया क्या कर रही है? कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, यानी आर्ट्रियल सिस्टोल आ गया। तो पी वेव में क्या आएगा? आर्ट्रियल सिस्टोल। अब उसके बाद कौन सी वेव है? क्यूआरएस वेव। क्यूआरएस वेव में क्या होगा? डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल। देखो आर्ट्रिया तो कॉन्ट्रैक्ट कर चुकी, आर्ट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद हमने कार्डियक साइकिल में देखा था कौन कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था? वेंट्रिकल। तो क्यूआरएस में कौन कॉन्ट्रैक्ट करेगा? वेंट्रिकल। यानी यहाँ पे आया वेंट्रिकुलर सिस्टोल, और कॉन्ट्रैक्शन को, सिस्टोल को क्या बोल रहे हैं? डीपोलराइजेशन। यानी यहाँ पे क्या हुआ? डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल। अब जब यहाँ पे वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रही है तो आर्ट्रिया क्या कर रही होगी? रिलैक्स। यानी यहाँ पे वेंट्रिकुलर तो सिस्टोल है पर आर्ट्रियल क्या आया होगा? डायस्टोल। यानी क्यूआरएस में साइमल्टेनियसली आर्ट्रिया का क्या आता है? डायस्टोल। मतलब आर्ट्रिया का डीपोलराइजेशन या रीपोलराइजेशन? रीपोलराइजेशन, क्योंकि आर्ट्रिया का डीपोलराइजेशन तो पी में हो गया। अब डीपोलराइजेशन के बाद क्या होगा? रीपोलराइजेशन। तो यहाँ पे आर्ट्रिया का क्या हुआ है?
रीपोलराइजेशन, यानी आर्ट्रिया का डायस्टोल आया और वेंट्रिकल का सिस्टोल आया। ठीक है, उसके बाद लास्ट आती है टी वेव। टी वेव कब आएगी? जब हमारी वेंट्रिकल्स रिलैक्स हो जाएंगे, है ना, और रिलैक्स होगी मतलब वेंट्रिकल क्या होंगे यहाँ पे? रीपोलराइजेशन। वेंट्रिकल का क्या हुआ? रीपोलराइजेशन। तो बस तुम्हें क्या ध्यान रखना, कार्डियक साइकिल में याद है ना, सबसे पहले क्या कॉन्ट्रैक्ट किया था? आर्ट्रिया। क्या कॉन्ट्रैक्ट किया सबसे पहले? आर्ट्रिया। आर्ट्रिया कॉन्ट्रैक्ट की मतलब आर्ट्रियल सिस्टोल। आर्ट्रियल सिस्टोल या आर्ट्रिया का इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन या आर्ट्रिया का डीपोलराइजेशन। कौन सी वेव? पी वेव। कौन सी वेव? पी वेव। उसके बाद आई क्यूआरएस वेव। आर्ट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कर चुकी, अब आर्ट्रिया रिलैक्स करेगी मतलब आर्ट्रियल डायस्टोल, है ना, आर्ट्रियल डायस्टोल यानी आर्ट्रिया का रीपोलराइजेशन और वेंट्रिकल का सिस्टोल यानी वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन। कौन सी वेव में? क्यूआरएस वेव में। लास्ट में आई टी वेव। टी वेव में क्या हुआ? वेंट्रिकल का रीपोलराइजेशन। वेंट्रिकल का क्या हुआ? रीपोलराइजेशन। ये क्या है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम या ग्राफ? ग्राफ। क्या ये? ग्राम, है ना। अब देखो, हमें डबल सर्कुलेशन के बारे में समझना है। हमारे अंदर कौन सा सर्कुलेशन है? डबल सर्कुलेशन। तो देखो, अब डबल सर्कुलेशन जो हो रहा है वो किसकी हेल्प से हो रहा है? आर्टरिया और वेन की हेल्प से हो रहा है। तो जो हमारी आर्टरिया और वेन होती है ना, उन दोनों के अंदर 3 लेयर प्रेजेंट होती हैं। कितनी लेयर होती हैं? 3 लेयर। अब इन तीनों लेयर्स का नाम याद करो। जो सबसे अंदर वाली लेयर है, देखो ट्यूनिका तो सबके आगे लगाना है, ठीक है। जो सबसे अंदर वाली है उसको बोलेंगे ट्यूनिका इंटीमा। क्या बोलेंगे? ट्यूनिका इंटीमा। बीच वाली लेयर होगी ट्यूनिका मीडिया। बीच वाली लेयर ट्यूनिका मीडिया। और सबसे बाहर वाली लेयर होगी ट्यूनिका एक्सटर्ना। सबसे बाहर वाली लेयर ट्यूनिका एक्सटर्ना। अब जो अंदर वाली लेयर है, अंदर वाली लेयर में कुछ ना कुछ सिक्रीशन की जरूरत पड़ेगी, है ना। तो अंदर वाली लेयर जो ट्यूनिका इंटीमा वो बनी हुई है स्क्वैमस एंडोथीलियम से। किससे बनी हुई है? स्क्वैमस एंडोथीलियम से। वैसे भी एंडो वर्ड का मतलब क्या होता है? अंदर, है ना। तो ट्यूनिका इंटीमा सबसे अंदर वाली लेयर किससे बनी है? स्क्वैमस एंडोथीलियम से। उसके बाद ट्यूनिका मीडिया। ट्यूनिका मीडिया जो है ये बीच वाली लेयर है और ये बनी हुई है 2 चीजों से। पहली बात स्मूथ मसल और दूसरा इलास्टिक फाइबर्स। ये कुछ ना कुछ ऐसे थोड़ी सी स्ट्रेचेबल होगी बीच वाली लेयर, ठीक है। तो बीच वाली लेयर बनी हुई है स्मूथ मसल्स से और इलास्टिक फाइबर्स से। फाइबर भी है तो वो कैसे हैं? इलास्टिक, ठीक है। तो बीच वाली लेयर किससे बनी है? स्मूथ मसल और इलास्टिक फाइबर्स से। सबसे बाहर वाली लेयर, यहाँ तो स्ट्रेंथ की जरूरत पड़ेगी, मजबूती की, तो सबसे बाहर वाली लेयर का नाम है ट्यूनिका एक्सटर्ना। ट्यूनिका एक्सटर्ना बनी हुई है फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से। किससे बनी हुई है? और इन फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू के साथ साथ प्रेजेंट है कोलेजन फाइबर्स। कैसे फाइबर? जहां भी कोलेजन वर्ड आ जाए ना मतलब वहां स्ट्रेंथ की बात हो रही है, मजबूती की बात हो रही है, ठीक है। तो 3 लेयर हैं आर्टरिया और वेन के पास। आर्टरी और वेन के पास 3 लेयर हैं। पहली लेयर अंदर वाली ट्यूनिका इंटीमा किससे बनी हुई है? स्क्वैमस एंडोथीलियम से। बीच वाली लेयर ट्यूनिका मीडिया किससे बनी हुई है? स्मूथ मसल और इलास्टिक फाइबर से। और सबसे बाहर वाली लेयर ट्यूनिका एक्सटर्ना किससे बनी हुई है? कनेक्टिव टिश्यू विद कोलेजन फाइबर्स, ठीक है। अब ये बहुत आसान है, तुम्हें आता भी है। देखो, बात करो राइट वेंट्रिकल से। अब बताओ, राइट वेंट्रिकल के पास कैसा ब्लड था? ऑक्सीजनेटेड या डीऑक्सीजनेटेड? डीऑक्सीजनेटेड। रोक दो। देखो, तुम बताओ राइट वेंट्रिकल में कैसा ब्लड था? डीऑक्सीजनेटेड। और राइट वेंट्रिकल से इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कौन उठा के लेके गया था? पल्मोनरी आर्टरी। अब हमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेटेड बनाना है, तो पल्मोनरी आर्टरी इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ पे लेके जाएगी? लंग्स के पास। पल्मोनरी आर्टरी इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके गई लंग्स के पास। यहाँ पे ब्लड हो गया ऑक्सीजनेटेड। अब तुम याद करो, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को उठा के कौन ला रहा था लंग्स से? पल्मोनरी वेन। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स से उठा के कौन लेके जाएगी? पल्मोनरी वेन। और ये पल्मोनरी वेन इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को किस में डाल देगी? लेफ्ट आर्टरिया में। और अब तुम्हें पता है लेफ्ट आर्टरिया में कैसा ब्लड होता है? ऑक्सीजनेटेड। तो बताओ शुरुआत हमने कहां से की?
सेकंड